बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। तर्जमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत और फ़ौज मुखालिफ बयानिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब तुम्हारी सियासत ख़त्म हो चुकी, अब तुम हो तो जमहूरियत, अगर नहीं हो तो फिर आमरीत। उन्होंने कहा कि फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नून शुमाइला राना साहिबा, और स्काई पर हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं ब्रिगेडियर साहब से आगाज़ करूं। ब्रिगेडियर साहब, आज आपने तर्जमान पाक फ़ौज की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने दो टोक पैगाम दिया है कि रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं सुना जाएगा और ना ही इस तरह के अनासिर को एक्सेप्ट किया जाएगा। आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी लगने जा रही है या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच पा रही है। ओके, देखें, हमने माजी में देखा है, अपना प्रेसिडेंट अयूब खान का दौर था। अब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन भारत उस वक्त ये नेशनल अवामी पार्टी के वली खान साहब थे, उनके खिलाफ भी गद्दारी का और इस किस्म का मुकदमा था हैदराबाद ट्रिब्यूनल। और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस किया, नेशनल अवामी पार्टी जो है वो बैन हो गई, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। लेकिन बाद में उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना दी। हमने बलूचिस्तान में अयूब खान, अपना जुल्फिकार भुट्टो ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अताउल्लाह मेंगल की, उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया और उसके बाद गवर्नर रूल लग गया। उसके बाद से आज तक फिर बलूचिस्तान संभल नहीं सका। अब मैं आ जाता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं समझता हूँ कि अब ये वो स्टेज आ गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा खौफनाक और ज्यादा सख्त और ज्यादा स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी है, स्पेशली फ्रॉम DGISPR। इसका मतलब ये कि हालात जो हैं वो अब एक, जिसको कहते हैं ना कि ये रवायती अल्फाज है कि हालात खराब हैं जी, हालात स्ट्रेन्ड है बिटवीन PTI एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन PTI एंड द एस्टेब्लिशमेंट, या हालात बहुत स्ट्रेन हो गए हैं जी अपना बिटवीन बानी PTI इमरान खान एंड द मिलिट्री और द गवर्नमेंट। मेरा ख्याल मामला इससे आगे बढ़ गए। अब बात बड़ी क्लियर है कि वी हैव प्रोबेबली क्रॉस्ड, प्रोबेबली के सॉरी मैं वर्ड कैंसिल कर रहा हूँ, वी हैव क्रॉस्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अब रियासत को क्या करना है, रियासत फिर एक्शन। जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब। रियासत जो है वो फिर जो कानून और आइन के मुताबिक अगर कार्रवाई करनी है तो भाई करे। अगर उन्होंने PTI को बैन करना है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जाए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेके बैन करते हैं। अगर उन्होंने इमरान खान को क्या, और मैं क्या कह सकता हूँ, कौमी सलामती के थ्रेट की बेसिस पे अगर उसके खिलाफ ट्रायल करना है तो करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो भी है। सो लिहाजा KP में गवर्नर रूल लगाना है, लगाएं, इररिस्पेक्टिव द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आइंदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं जी हालात बहुत अच्छे हो गए, अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, गुडी गुडी मामला है। नहीं, द स्टेट, अगर जहां तक मामला आ गए, स्टेट एक्ट करे। इफ समबडी इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, मैं इसके अपना प्रोज एंड कॉन में नहीं जाता हूं, मैं इसकी सपोर्ट में या इसकी अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। जब रियासत ने ये बात कर दी है तो रियासत के पास अब तमाम इख्तियारात है, आईनी कानूनी, ये बैरिस्टर साहब साथ बैठे हैं, वो एक्ट करें। उसके बाद अगर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं गवर्नर रूल लगाने के, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं PTI को बैन करने में, तो देन सो बी इट। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पॉइंट ऑफ रिटर्न क्रॉस हो गया। अब मुझे कोई इसमें रिटर्न वाली बात नहीं आ रही, कोई रिवर्सल वाली बात जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। इससे ज्यादा और बिगाड़ क्या हो सकता है? शुमाइला साहबा, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, आपने तर्जमान पाक फ़ौज की बात सुनी, दो टोक मौक़िफ़ था। सारी बाल जो थी उन्होंने बाल जो थी वो आपके कोर्ट में फेंक दी कि गवर्नमेंट ने अगर बैन करना है तो गवर्नमेंट करे, और अगर गवर्नर राज लगाना है तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है। तो आप देखती हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुकी है एक सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए सियासी कारकुन
हम कभी भी इस मामले पर किसी खुश नहीं होंगे कि किसी भी जमात के ऊपर जो है वो कदगन लगे या कोई जमात को बैन किया जाए, पॉलिटिकल जमात को। मगर यहाँ पे इशू ये है कि इन लोगों को यही बयानियाँ जो आज हमारे मौक़िफ़ को DGISPR ने तस्लीम किया है, इसको एक अदारे ने तस्लीम किया है, जो बात हम पहले कहते थे कि इनके जो एजेंडा है, इनका एजेंडा और है, इनका रियासत मुखालिफ एजेंडा, इनका कौम मुखालिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये महाजराई अब ये इन्होंने शुरू कर दी हुई है इस तरह से कि देखिए इनके सोशल अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो भारत से रन होते हैं, अफ़गानिस्तान से रन होते हैं, इसराइल से होते हैं, इनको फंडिंग, फ़ॉरेन फंडिंग आती है। ये बातें वो ऐसी बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, मगर अब जो है एक मस्तनद इदारे ने जब ये बात की है तो कौम भी इस चीज़ को समझ रही है कि ये जो इनका बयानिया है ये इदारों के ख़िलाफ़ अब आवाम को लड़ाना चाहते हैं। ये गद्दार किसको कहते हैं कि आज फलां जगह जाएगा तो गद्दार, ये कौन होते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले? तो खुद बड़े गद्दार हैं माजरत के साथ। और आज इनको जो है वो ये इनके ख़िलाफ़ कोई बात करें, इनके ऊपर कोई तनकीद करे और या इनके मज़मूम अज़ाइम को जो है वो बेनकाब करें तो आप उनकी चादरें उछालना शुरू कर दें। वो चाहे पाक फ़ौज हो, वो चाहे कोई सियासी जमात हो, कोई इनका ओपोनेंट हो, कोई भी बंदा हो, इसके ख़िलाफ़ ये लोग ये करते आ रहे हैं। अब मामला ये है कि पहले तो इनको लत पड़ी हुई थी सियासी मुखालफिन की, अब इनका टकराव जो है वो अदारों के साथ हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि अदारों के साथ टकराव है। देखिए कि हमें बुरा भला कहें, जमात को हमारी अगर बुरा भला कहें तो कोई नहीं, हम इनको जवाब दे देंगे, रिबटल करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे अस्करी अदारों को, जो हमारा फेस है, हमारी जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो जिन्होंने आपके बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होकर आपको डिफेंड करना है, जिन्होंने आपके जो अमन और सलामती और सालमियत के लिए काम करना है, आप जब उन्हीं को ही नोचना शुरू कर देंगे, उन्हीं के किरदार को दागदार करने की कोशिश करेंगे, तो आप मुझे बताएं आप किसके एजेंडे पे होंगे? आप वो जो काम जो आपके दुश्मन ने करना है, आप वो काम उनके जगह पे खुद कर रहे हैं। तो फिर दुश्मन को तो काम करने की जरूरत ही नहीं हुई, उन्होंने तो काम ही आपसे ले लिया। आप भारत की प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं, आप अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वॉर लड़ना शुरू हो गए हैं। आपका एजेंडा क्या है? आप सियासी जमा, देखिए हम पॉलिटिकल लोग थे, बहुत बुरा वक्त आया हम पे हमारी पूरी क़यादत जेलों में थी, हमारे पास कोई मतलब कि क़यादत ऐसी बाकी बची नहीं जिसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। हमने क्या किया? हम अवाम के पास गए, हमने अपना मुकदमा अवाम के पास रखा, हमने अदारों के ऊपर अस्करी तनसीबात को जलाया नहीं है, हमने शोहदा की जो यादगारें हैं उनको उठा के वहाँ पे वो नाचते नहीं रहे। हम लोगों ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो एक गैर सियासी अमल के तौर पर जो आता है। हमने अगर अपना मुकदमा लड़ा, जमहूरी अंदाज में लड़ा, हमने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, हमने विद इन लिमिट्स की, हमने अगर किसी के ऊपर तनकीद की तो लिमिट्स में आकर की, हमने किसी का आलाकार नहीं बने, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। और ये तो वो बात हो गई कि आप अपनी फौज को बदनाम करें और आप फौज जो है वो आपको जवाब दे, इसके दौरान आपका जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठाए और वो फिर आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये एजेंडा है जिसके लिए आज जो है बाकायदा एक मस्तनद अदारे ने जो है वो स्टैम्प कर दिया है कि जो बात मरियम नवाज शरीफ कह रही थी, जो बात नवाज शरीफ कह रहे थे, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो आज, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा वो बात जो है वो तारीख की मैं कहती हूँ सुनहरी हरफों में लिखने वाली है, क्योंकि उसको आज एक अदारे ने भी उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। आज उन्होंने इनके सारे सबूत दिए हैं, आज उन्होंने मतलब कि अब कोई बहाम बाकी नहीं रहा, अब कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, सब चीज़ें आपके ऊपर आया हैं। बैरिस्टर साहब, आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा एक शख्स सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, बड़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने गुफ्तगू की। आप इसके कानूनी और आइनी पहलुओं का ज़रा जायज़ा लीजिए कि क्या अगर मुस्तकबिल में एक सियासी जमात पर पाबंदी लग सकती है, KPK के हालात अगर देखें वहाँ पर गवर्नर राज लग सकता है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, अगर तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगनी है पाकिस्तान के अंदर, तो आज जो खतरा पाकिस्तान के आइन का इससे रिलेट करता है पॉलिटिकल एक्टिविटी से,
और उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि अब मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रेफरेंस जाएगा, जिसके बाद मवाद को देखते हुए, रिकमेंडेशंस को देखते हुए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरिट्स की बेसिस के ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट और अब मेरा ख्याल है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मेरी गुजारिश भी है, इस्तदा भी है, मेहनत भी है तमाम लोगों से, हमारे इदारों से भी, हमारे सियासतदानों से भी, उन लोगों से भी जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, जो डिजिटल पे कर रहे हैं, जो टेलीविजन पे कर रहे हैं, उनसे भी जो एक पॉलिटिकल वाबस्तगी रखते हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल वाबस्तगी रखते हैं, कि शायद वाकई लोगों के दरमियान कुछ चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हों। लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब आपस में पाकिस्तानी हैं। आपकी किसी से पॉलिटिकल थॉट डिसएग्री करती है, आपका किसी इदारे की पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट है, आपके किसी इदारे की पर्सनालिटी से डिसएग्रीमेंट है, किसी इदारे में या स्टेट की गवर्नेंस स्ट्रक्चर में किसी पॉलिटिशियन से डिसएग्रीमेंट है, रिगार्डलेस ऑफ के क्या डिसएग्रीमेंट है, इस बेस लाइन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों से बाहर रहते हैं। हमारे भारत में दुश्मन हैं, हमारे दीगर ममालिक में दुश्मन हो सकते हैं, हम उनके खिलाफ स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मुख्तलिफ चीजें करते रहेंगे। जो लोग पाकिस्तान में हैं, ख्वाह वो बलोचिस्तान में नाराज लोग हों, ख्वाह वो केपी में नाराज लोग हों, ख्वाह वो सिंध के अंदर माजी में एक पॉलिटिकल पार्टी पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हमने कहा कि वो एंटी स्टेट है, ख्वाह पंजाब के अंदर माजी में एंटी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी को पेंट करने की कोशिश की गई, आज केपी के अंदर। गुजारिश ये है कि जरूर उनकी गलतियां हैं, इसमें कोई इबाम नहीं, पीटीआई की लाख गलतियां होंगी, माजी में और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी गलतियां की हैं, लेकिन क्योंकि हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, तो कितना अच्छा हो कि मिल बैठ के कुछ बात कर ली जाए। दोनों साइड्स, सियासी साइड ज्यादा, लेकिन मिन्नत हमारी रियासती साइड से भी है। दोनों साइड्स थोड़ा सा अगर इसमें एक स्टेप पीछे लेके थोड़ी शाइस्तगी लाएंगे, तो ये वही लोग हैं, पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में इस तरह के लोग हैं, हर शहर में इस तरह के लोग हैं जिनको पाक फौज से मोहब्बत है, हर पाकिस्तानी को है नेचुरली। हर शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिसको नून लीग से मोहब्बत होगी, जिनको पीटीआई से मोहब्बत होगी, जिनको पीपल्स पार्टी से मोहब्बत होगी। हर शहर में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी खलिश होगी इन पॉलिटिकल जमातों से, हमारी अदालत से, हमारे पटवार से, हमारे पुलिस से, हमारी फौज से। इसमें हमारे डिसएग्रीमेंट्स हमें दुश्मन नहीं बनाते, हमारे डिसएग्रीमेंट्स हमारे मेयरली एक घर में रहते हुए डिसएग्रीमेंट्स हैं। अगर इसमें कोई भी गवर्नर राज, पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, दीगर इस तरह की कार्रवाई करने से कम पे अगर बातचीत से कुछ मसाइल सॉल्व हो जाएं, तो यही तरीका है। मैच्योर डेमोक्रेसीज में इसी तरह के जाते हैं। यानी कि ब्रिगेडियर साहब, आप इदारे से मुंसलिक रहे, आपने बड़े नशेबो अफराज भी देखे, बड़े इस तरह के हालात भी देखे। अब बताइएगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जब बात जा रही है, तो अब आगे क्या होगा? क्या हमारे सियासी खलफशार से दुश्मनों को मजीद फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि DGISPR तो कहते हैं कि इस तरह के बयानिए से जो हमारा रिवायती दुश्मन है उसको तकवीत मिलती है। पहली बात है, मेरी नज़र में पॉइंट ऑफ रिटर्न पे जा नहीं रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ रिटर्न क्रॉस कर गए हैं। ओके। और मुझे ये लग रहा है कि रियासत अब बिल्कुल इस मूव में है कि दे विल कम डाउन वेरी हैवी ऑन द पीटीआई एंड ऑफ कोर्स वो गवर्नर रूल वाली बात मुझे लगता है कि ये अब कुड बी एनी टाइम। बात ये है कि इसमें जो जिस चीज का मुझे खदशा नजर आ रहा है वो है कि केपी के अवाम, मैं समझता हूँ कि 99.99% वो मेरे आपसे ज्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। वो कैसे रिएक्ट करेंगे जबकि वो बाय एंड लार्ज ओवरवेलमिंग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। और फिर एक जाहिर बात है, वहां पे एक पख्तून का अपना एक माइंडसेट है जो कि और जगह नहीं देखा जाता है। उनका एक यूनिक अपना मखसूस माइंडसेट है और वो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया है अफगान जिहाद से। वो टर्मोइल में है, उनमें वॉर ऑन टेरर में कितनी वहां पे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनके कितना नुकसान हुआ है और अभी कितना उनका नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा अब मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई पीछे हटेगी या इमरान खान पीछे हटेगा, क्योंकि हम तो
जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं तो 3 साल से ये बात कर रहा हूँ मीडिया पे बैठ के कि खुदारा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पीस इन केपी, फॉर द सेक ऑफ पीस इन पाकिस्तान, भाई आप इकट्ठे बैठे, तमाम स्टेक होल्डर और मामला को सुलझाएं, कोई ये दुश्मनियां खत्म करें। लेकिन मुझे वो चीज नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मेरे जैसे बंदे ने भी अब गिव अप कर दिया है कि भाई रियासत जो चाहती करे खुल के करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। वो रियासत ने कॉन्सिक्वेंसेस संभाल रहे हैं। अगर वहां से रिएक्शन आता है केपी के सूबे की तरफ से, आवाम की तरफ से, तो ठीक है, देन सो भी है। रियासत के पास अपने तरीके होते हैं कि कैसे इन मामला को हैंडल करना है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि 9 मई के काफी 51 मुकदमात हैं जो कि केपी गवर्नमेंट ने आज वापस लिए हैं, और कुछ पे उन्होंने अपना भी इंक्वायरी बना दी, कमीशन बना दी वगैरह। तो जाहिर बात है दी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वुड बी वेरी वेरी अनहैप्पी एंड अनॉयड कि ये क्या बात कर रहे हैं वहां पे। और दूसरी बात है कि अलीमा खान ने आज क्या कहा है कि जनाब हम ट्यूसडे को फिर आएंगे इस्लामाबाद। फेडरल मिनिस्टर के जवाब में तारक साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम आएंगे फिर देखते हैं। तो मेरा तो एक सीरत तसादुम, एक कोलिजन कोर्स है जिसको मेरा ख्याल है ना आप अवॉइड कर सकते हैं, ना मेरे जैसे पैसिफिस्ट जिन्होंने हमेशा इस चीज को कहा है कि जो बैरिस्टर साहब अभी कह रहे हैं बिल्कुल कि जनाब अमन की बात करें, डायलॉग की बात करें, रास्ता निकालें। देखें, अब मैं तो कई दफा सोचता हूँ, हमने यहाँ तक कहा नवाज शरीफ साहब अगर डील करके चले गए थे जनरल मुशर्रफ से 8 साल के लिए सऊदी अरेबिया, और फिर उसके बाद जनरल बाजवा के वक्त 4 साल वो फिर चले गए बाहर अपना उनकी एक्सटेंशन करवा के, वोटिंग करवा के, और फिर लंदन चले गए 4 साल के लिए, एंड ही सर्वाइव टू कम बैक। वो बने या नहीं, वो उनकी गुड लक थी या बैड लक, जो भी आप कहें, लेकिन वो 4th प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके जब वो 23 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आए। लेकिन बहरहाल आए तो सही ना, ठीक है। और अभी आप देखें, इज बैक इन द नेशनल असेंबली, व्हाटएवर जो भी तरीका था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इमरान खान को भी ये बात, अब लोग कहते हैं इमरान खान इज नॉट नवाज शरीफ, भाई इमरान खान को भी ये रास्ता करना चाहिए। आप कुछ अर्से के लिए यार बाहर चले जाए ताकि मामला ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मामला इकोनॉमी की गंभीर मामला हैं, दहशतगर्दी के गंभीर मामला हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट है, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल जब चल रही है तो मेरा ख्याल है इमरान खान को चाहिए एज ए लार्जर स्टेट्समैन के रोल में आके, और वो इस तसादम को, कोलिजन कोर्स को खत्म करे और कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाए। ये उनके इंटरेस्ट में भी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, पीटीआई के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ये नहीं कर रहे। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि रियासत के पास बड़ी ताकत होती है। भाई नवाज शरीफ तो चले गए थे खुद जहाज में सऊदी अरेबिया, इनको बैठाए जहाज में, इनको बाहर भेज दे किसी ऐसे मुल्क में जो इनको एक्सेप्ट कर ले कुछ अर्से के लिए, ताकि पाकिस्तान में ये जो झगड़ा, कंफ्रंटेशन, रोज का हंगामे चल रहे हैं, रोज के धरने चले अडाला के बाहर और उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर केसेस में, और यार इसने अवाम के माइंडसेट को होस्टेज रखा हुआ है। ये सूरत हाल जो इसने वाकई अवाम को ज़हनी मरीज बना दिया है। ये तमाम जो हम कंफ्रंटेशन देख रहे हैं, इसका हल निकलना चाहिए। या रियासत एक्ट करे फॉर्मली और मामला को जीरो कर दे, या फिर बैरिस्टर साहब वाला फॉर्मूला है जो कि मैं नहीं देखता हूँ, मुझे वो होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो ब्रिगेडियर साहब, ऐसी कोई ऑफर इमरान खान साहब के पास मौजूद है? और दूसरा ये फरमाइएगा, क्योंकि आपने जाना है इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या हुकूमत को इस सियासी तसादुम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के अमल को शुरू करना चाहिए? वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितनी मर्तबा ये तो देखें, जहाँ क्रेडिट देना चाहिए बनता है वो क्रेडिट देना चाहिए, और वो यही है कि जनाब गवर्नमेंट जो है, इन्होंने चाहे स्पीकर हो नेशनल असेंबली, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या वज़रा हो, इस मौजूदा गवर्नमेंट के, उन्होंने ऑफर दी, कई मरतबा ऑफर दी है। उन्होंने ये मुज़ाकरात की टू द पीटीआई, लेकिन समहाउ द अदर वो बज़िद हैं पीटीआई वाले भी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास एक्चुअल पावर है। अब एक्चुअल पावर ने, अब आपने देख लिया कि आज किस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई है, अब आप मुझे बताएं कि कोई नजर आता है आपको, स्पेस नजर आती है कोई डायलॉग की, कोई बातचीत की? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर ठीक है, रियासत शुड टेक इट्स कोर्स, जो रियासत करना चाहती है रियासत करे। फिर ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। शुमाइला साहबा, मुझे ये बताइएगा कि ब्रिगेडियर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने ऑफ़र भी की, इमरान खान साहब नहीं बाहर जाना चाहते। मेरा ख्याल है कि इस सियासी तसादुम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि मुल्क में ये अनारकी जो है ख़त्म और जो हकीकी अवामी मसाइल है उनकी तरफ बढ़ा जा सके। तो मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर दावत दीजिए, हो सकता है हालात बेहतर हो, वरना तो जहाँ ताकत का मरकज़ है उन्होंने तो आज बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया। देखिए, बात यह है कि इनको हुकूमत ने पहले भी बहुत दफ़ा मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश की है। इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर साहब हैं, और जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा इन लोगों को कहा कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें, आप सियासी लोग हैं, सियासी लोगों में बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें। लेकिन इनके जहन के अंदर ना असल में कसूर इनका भी नहीं है, इनको आदत पड़ी हुई है। ये आज भी साकिब निसार टाइप और जनरल बाजवा और इस तरह के जो स्टफ़ है, जनरल फैज़, उनकी तरफ उस तरह का स्टफ़ ढूंढ रहे हैं कि शायद इनके लिए कोई आसानियाँ और बहुत जो आउट ऑफ द वे जाके इनको कोई फेवर मिल जाए। तो इनको वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो ये उस रास्ते को तलाश करने के बजाय उनको चूँकि कुछ नज़र आ ही नहीं रहा, तो जो सामने नज़र आ रहे हैं ये उनके साथ भी बैठना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, आप बात करें, आपके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान को मसाइल हैं हम उनके ऊपर आपसे बात करते हैं। दहशत गर्दी ने सर उठाया हुआ है अफ़गानिस्तान, सॉरी KPK में जो है वो आप अफ़गान रजीम जिसके ऊपर आप बात करते हैं, वहाँ पे हालात इतने कोई ख़ास नहीं है। आपके सूबे को दहशत गर्दी का सामना है, तो वो एक नकाती एजेंडा कि इमरान खान को रिहा कर दें। भाई, हम कहते हैं कि इमरान खान को रिहा जो है आपकी अदालतों ने करना है, आपके सिस्टम ने जो है ना, आपके सिस्टम ने नहीं, आपकी अदालतों ने एक निज़ाम वज़ा किया हुआ है जो कानून और आइन आपको सज़ा भी देता है और जज़ा भी देता है। तो आप सज़ा जज़ा के लिए पेश करें अपने आप को। दूसरी बात यह है कि इस तरह से सियासी जमातें अपने मुकदमात नहीं लड़ा करती जिसमें आप अस्करी तनसीबात पे धावे बोल दें, आप शहदा की यादगार को जो है वो उसका तमस्खर उड़ाएं, आप उन लोगों के कलेजों को हाथ डालें जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपने बेटों को कुर्बान किया हुआ है, आप उन लोगों के जज्बात एहसासात को ख़राब करें जिन लोगों के जिनकी माएँ और जिनके सुहाग जो हैं वो इस वतन पे कुर्बान हुए हुए हैं। आप उन लोगों को, आप उस अदारे को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस अदारे ने आपकी जो अमन और सलामती को कायम रखा हुआ है, बॉर्डर पे आपकी हिफाजत। आज आप इंसाफ करें, आज कौम देख रही है हमें आपके प्रोग्राम में, मेरा बेटा हो और मुझे पता हो कि सामने से दुश्मन आके इसको मार देगा, मैं एक माँ होने के नाते शायद उसको वहाँ पे छुपा लूँ जहाँ पे उसको कोई देख नहीं सकेगा। पाक फौज की माओं के धन हौसले हैं कि जो अपने बेटों को कहती जाओ इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हो। आप बताएं, आप लोग सब साहिब औलाद हैं, कोई इस तरह करता है? और वो इदारा जो अपने लोगों को आपकी वतन के लिए जान माल और हर तरह का नजराना देने के लिए वो खड़े रहते हैं, आप आज उनको गद्दार कह रहे हैं कि इनसे मिलेंगे तो आप गद्दार हो जाएं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको। आप क्या बयानियां देना चाहते हैं? आप इस कौम की रहनुमाई क्या करना चाहते हैं? आप नौजवानान को अपने सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया आपने, अब आप पाक फौज के खिलाफ उनको कर रहे हैं ताकि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। आप देखिए, आप अदारों के साथ आपकी महाजराई नहीं होनी चाहिए, आप सियासी लोगों के साथ अपनी लड़ाई लड़ें, सियासी मैदान में लड़ें, हमारे साथ लड़ें। हमारे मुंह नाक नक्शे के ऊपर आप क्यों हाथ डालते हैं? फौज आपका भरम है, आपके मुल्क की इज्जत है, भरम है, वकार है। आज आपकी तरफ मैली आंख से कोई देखता नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आज उनको पता है कि इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। अगर एक के खट्टे किए, बुनियादुल मरसूस मार का हक आपने देखा। इस पे जो अफगानिस्तान के अंदर अभी हमने रिसेंटली जो जंग, मिनी जंग जो है उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें फतह दी है और अभी भी दुश्मन के हम दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। आज आपके मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। आज आपके मुल्क की फौज को लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बुला रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप बाहर तो आप लोगों को इज्जत मिले और वक़ार और सलामती की बातें हों और आपके अंदर एक जमात जो एक फंडेड माजरत के साथ फॉरेन फंडेड जमात है जिनकी जो ताने बाने हैं वो इसराइल से, भारत से, अफगानिस्तान से और उनसे मिलते हैं। आप ऐसी फ़ौज के लिए जो आपके लिए लड़ रही उसको आप गद्दार कह रहे हैं।
आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं ताकि आप दुश्मन की जो आपने दुश्मन ने काम करना है वो आप कर रहे हैं। आप दोस्त हैं कि दुश्मन है? आप पहले ये तो फैसला करें, छोड़ें सियासत को, छोड़ें हर चीज को, इक़्तिदार को एक साइड पे कर दें। आप पहले अपने आप को ये साबित करें कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल के ऊपर आप 5 के ऊपर आप पूरे उतरते हैं कि नहीं, जो कहता है कि सबसे पहले रियासत के वफादार बनो, रियासत के निगहबान बनो। आप अपनी रियासत के मुंह नोच रहे हैं। ये तो मैं तो इस बात को हैरान हो गई हूँ कि आपने ये अल्फाज फौज के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए, जिसके लिए कि आप लोगों को ये बातें सिक्योरिटी इश्यूज, नोटिफिकेशन, उनकी जो हिकमत अमली है, पाक फौज के इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं, उसको तो ज़ुबान ज़द-ए-आम होना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर तो बात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों करते हैं आप लोग बातें? तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि आप अपने आप को पहले क्लियर करें, पहले आप अपने मौक़िफ़ को क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं, उसके बाद ये सारी बातें होंगी। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, DGSPR कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत रियासत और कौमी सलामती पर कोई बात नहीं की जा सकती। बानी PTI जो है वो कानून को बालाए ताक रख के ऐसा बयानिया बनाते हैं जिससे फ़ौज को मुतनाज़ा किया जाता है और आवाम में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत को उभारा जाता है। एक तो इसका जवाब दीजिएगा और दूसरा बताइएगा, इस इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे रास्ता क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके बाद क्या रास्ता है, ये तो तहरीक इंसाफ ही शायद बेहतर बता सकती है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने भी दुरुस्त कहा, सबको थोड़ा स्टन कर दिया। गुजारिश ये है मैडम से भी और आपसे भी कि अनफॉर्चुनेटली माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, इमरान खान साहब की पार्टी आज जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला वाली तकरीर कर रहे थे, तो वो जब माजी में जरदारी साहब ईद से ईद बजाने की बात कर रहे थे, तो वो इसी तरह हम MQM की बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, बलूचिस्तान की दीगर जगहों की एग्जाम्पल्स हैं। हर शख्स ने माजी में, हर पॉलिटिकल पार्टी ने आज या माजी में ये अनफॉर्चुनेट लाइन क्रॉस की है, जो उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है, कि आप पर्सनालिटीज को नाम लेके रियासत के अंदर कमजोर करने की कोशिश करें। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हुकूमत में हैं, जो माजी में यही काम कर चुकी हैं, और हम इसकी एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बस इशारा कर दिया, एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, वो देंगे तो ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये इसी तरह का नैरेटिव है जो हमारा दुश्मन पिकअप करता है, तो हम इन एग्जाम्पल्स को रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात को तस्लीम करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुख्तलिफ अदवार में इस तरह की बातें की हैं, सिटिंग लोगों के खिलाफ की है। हमारी सबसे इस्तदा ये है, आज की हुकूमत से भी, आज की ऑपोजिशन से भी, माजी की हुकूमत से भी, माजी की ऑपोजिशन से भी, कि आप सब लोग इसके ऊपर बैठ के एक अपना पॉलिटिकल चार्टर क्रिएट कर कि क्या चीजें आप कर सकते हैं, किन चीजों पे आप बात करेंगे, किन चीजों को आप मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात मैडम ने की, अभी मैडम ने कोई इस तरह की बात भी की कि शायद इमरान खान साहब बाजवा साहब को की तरह की चीज ढूंढ रहे हैं। बाजवा साहब तो नून लीग पे लगाए थे एज आर्मी चीफ, और उनकी टाइम पीरियड पे पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे काम भी किए, इस वक्त रिकॉर्ड भी हुई, बड़ी इसके अंदर हर दौर की तरह अच्छी बुरी बातें तो होती हैं। इसमें अगर थोड़ी शाइस्तगी लाएंगे, इस बात को रिकग्नाइज करते हुए कि हम सब यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, कुछ अच्छी बातें की होंगी, कुछ बुरी बातें की होंगी, बुरी बातों पे दरगुजर करें, माजरत करें, दरगुजर करें आगे पीछे, अच्छी बातों पे बिल्ड करें। अगर ये कोलिजन कोर्स में जाएंगे तो जो भी जीतेगा, इसमें अगर नेचुरली रियासत के पास ताकत भी है, हुकूमत अब तो 27वीं तरमीम के बाद अदालत का भी एक स्ट्रक्चर इफेक्टिवली हुकूमत के ताबे है, क्योंकि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी है जो आगे से जजेस अपॉइंट करता है। हुकूमत ने आईनी कोर्ट को के जजेस को अपॉइंट किया, तो रियासत की पावर भी है, अदालत की ताकत भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। आप ये अगर जीत भी जाएंगे तो किन लोगों से जीतेंगे? ये अगर एक कोलिजन हो गई और रियासत और हुकूमत जब ये जीत जाएगी तो किससे जीतेगी? तो भारत से तो नहीं जीत रही होगी, पाकिस्तान के अंदर ये लोग मौजूद हैं। ये जिन लोगों से ये हजरतराई हो रही है या कॉन्फ्रंटेशन की आप अभी बात कर रहे हैं, अनवर साहब, या क्लैश की बात कर रहे थे इससे पहले ब्रिगेडियर साहब, वो सारे लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। वो सारे लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, नेशनल एंथम पढ़ते हैं, हमारी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब जो पाकिस्तान। अब इसके अंदर कोई भी जीते, एक साइड भी जीते तो और दूसरी साइड हार जाए, तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान तो नागुज़ीर हो जाएगा। सो गुजारिश
सबसे ये है, गुजारिश सबसे ये है कि ये टेम्पररी पॉलिटिकल मोमेंट्स हैं। इस तरह के पॉलिटिकल मोमेंट्स माजी में है। आपको याद होगा जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो जब मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, कैसी अजीब अजीब बातें हुई, किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने की, आज की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें शामिल हैं। उससे पहले 90s में कैसी हुई, 2017 में कैसी हुई। ये गुजारिश सबसे बहुत ही, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, हम सिर्फ मिन्नत कर सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल मोमेंट्स के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लाइन्स क्रॉस की है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पॉलिटिकल सोच जो है उसको हम पाकिस्तान से खत्म करने तहैया करने या ठान लें। ये सब लोग पाकिस्तानी हैं, गलतियां हैं जरूर उन्होंने की हैं, शायद अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसका हुकूमत कोई मिल बैठ के, कोई गुफ्तो शनीद से, कोई बातचीत से, कोई सियासी इसका रेजोल्यूशन हुकूमत भी तलाश करे, पीटीआई भी तलाश करे, क्योंकि अगर ये क्लैश हुआ तो जो भी जीतेगा उसमें पाकिस्तान जरूर हार जाएगा। ये हमारी इसके अंदर छोटी सी बात है। ये बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी जीतेगा पाकिस्तान हारेगा। एक और बात मुझे ये था, चीफ ऑफ डिफेंस का जो नोटिफिकेशन था वो तो हुकूमत को 29 को निकाल देना चाहिए था। उसी में थोड़ी ताख़ीर की वजह से एक तो प्रोपेगेंडा का भी मौका मिला। हुकूमत को भी अपनी माजी की गलतियों को मद्देनज़र रखकर अब खुले दिल के साथ अपोजिशन को गले लगाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम को हमने आगे लेकर चलना है, वरना इस तरह के महाजरे से दुश्मन को इसका फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं। देखिए, मैंने पहली बात कही कि अगर खुदा न खास्ता इनके ऊपर कोई कदगन लगती है तो हमें एज ए पॉलिटिकल कारकुन के मुझे इसकी खुशी नहीं है, क्योंकि मगर इनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, इनको अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए, इनको अपने आप को एक मुल्क और उसके अंदर कानून और आइन के तहत जो है वो चलना चाहिए। ये अबव द लॉ नहीं है। ये कानून से बालातर अपने आप को समझना छोड़ दें। इनकी जो सोच है ये किस स्टेट ऑफ माइंड से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये समझते हैं कि हम किसी के ताबे नहीं हैं। नहीं, यहाँ पे आपका जो आपकी पावर कॉरिडोर्स हैं या जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है उसमें आप एक दूसरे के मातहत कहीं ना कहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग हारते हैं तो हम हारते हैं, अगर ये हम जीतते हैं तो हम जीतते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। हम यही बात करते हैं कि खुदारा आप एक सियासी, एक मैच्योर सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ें। आपने तफरीक पैदा क्यों की कि ये वो हैं, ये हम हैं? नहीं, हम हैं। कोई भी यहाँ पे एक नहीं है, हम सब एक हैं और हमें मिलकर आगे चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज जो वक्त इनके ऊपर आया है, इनकी सियासी सोच, इनके करीबी रुफका और जो इनको गलत मशवरे देते हैं यहाँ तक लाने के लिए तहरीक इंसाफ को वही लोग हैं। इनको भी उन लोगों को फिगर आउट करना चाहिए। और वो लोग जो इनके मतलब उस दायरे से बाहर हैं, जिनको ये निकाल के बाहर फेंकते रहे हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन जो हैं वो इनके साथ थे जो इनसे किनारा कश हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो आज वो लोग भी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ, मैं यहाँ पे किसी को की कोई दिल आज़ारी के लिए नहीं बैठी, ना मैं किसी को डिफेंड करने के लिए बैठी हूँ। मेरा एक मौक़िफ़ है कि मैं बहैसियत कारकुन मुस्लिम लीग नून, मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अमन रहे, सलामती रहे, मईशत चलती रहे और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, जो हमारे दिफाई इदारे हैं, कम से कम आप उनको तो तनकीद से जो है ना वो मुबर्रा कर दें, क्योंकि उनका काम और है। आपका काम है सियासत करना, आपका काम है हुकूमत करना, उनका काम उनको करने दें। ये आपका काम नहीं है किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना। और आप एक ऐसे अदारे के ऊपर, मुझे तो वो लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल आज़ारी, मेरी नहीं पूरी कौम की और पाक फौज की और उस जवान की जो आज बॉर्डर पे खड़ा है, सर्दी में खड़ा है, शदीद ठंड में खड़ा है और तैयार हो के उसकी माँ ने उसको भेजा कि जाओ दुश्मन के साथ लड़ो तुम इस मुल्क की खातिर। आज आपने उसकी दिल आज़ारी की है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब ये सब हो गया तो डिज़ास्टर तो आप कर चुके, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको इसी सियासी लोगों से अपना रास्ता निकालना होगा। ये मेरा एक एज ए पॉलिटिकल कारकुन, मैं एक अपनी नाकिस सोच के राय के मुताबिक जो है, नाकिस राय के मुताबिक मैं एक मशवरा देती हूँ कि आप अपना रास्ता यहीं से निकालें।
यही बेहतरीन रास्ता है। दूसरा, आप अपने आप को पॉपुलर लीडर ना समझें। आपकी पॉपुलैरिटी आज सारी खुल के सामने आ गई है कि जो आप सोशल मीडिया का सहारा लेते थे वो आपकी फंडिंग कहाँ से होती है और वो अकाउंट्स कहाँ से चलते हैं, आपको वायरल कौन लोग करते हैं। आप यहाँ से कोई चीज़ लिखते हैं, वहाँ से आप पूरी दुनिया में घूमते हैं। आज सारे असबाब आपके सामने आ गए हैं। तो ये पाकिस्तानी बहसियत, पाकिस्तानी ये वतीरा मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात ना करने की वजह भी सामने आई है कि वो जब मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, जो भी शख्स मिल के आता है तो वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करता है। आज डीजी HPR ने भी शिकवा किया कि उनकी सेहत से मुताल्लिक किसी ने बात नहीं की। एक बात तो ये, दूसरा जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया जाता है हुकूमत के मुताबिक, अब शहजाद अकबर और आदिल राजा को भी पाकिस्तान वापस लाने के लिए बरतानिया से रब्ता किया गया है। अब आप समझते हैं कि तय कर लिया है हुकूमत ने, रियासत ने, कि अब हमने ऐसे लोगों से आनी हाथों से निपटना है? जरूर तय कर लिया होगा। मैं सबसे पहले गुजारिश करूं कि शायद मैडम इसमें मेरी रहनुमाई फरमा सकें, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी भी प्रिजनर को, किसी भी कैदी को सियासी जी बैरिस्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं मुझ तक पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मुझे शुमाइला बताइए, जो बैरिस्टर साहब ने बात की, हम भी यही चाहते हैं बीइंग पाकिस्तानी मुहिब वतन कि हमारे मुल्क में अमन हो। आप समझती हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या रह गया है? आपसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से डायलॉग के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई रास्ता है। देखिए, वो गाली गोली, इंतशार, धौंस धांधली, धमकी, इस सियासत से जब बाहर निकल आएंगे ना तो इनको खुद ही अपना रास्ता क्लियर नजर आ जाएगा। 100 बातों की एक बात जो मैंने आपको बता दी है जी। ये जिस वक्त ललकारना, रियासत को ललकारेंगे, हुकूमत को ललकारेंगे, ये वफाक पे यलगार जो है वो लेकर आने की धमकियां देंगे, ये इस माइंडसेट से जिस दिन बाहर आएंगे, इनके साथ हर कोई बैठने के लिए तैयार है, इनकी बात भी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन माजरत के साथ इनका ये टेम्परामेंट पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को ना तो गुस्सा आता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा तनकीद से जो है वो अपने से बाहर होते हैं। उनको तो एक अफ़ाम व तहफ़ीम के साथ मामले को हल करना चाहिए और आगे लेकर बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मुलाकात है, इनकी पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। कौन सी दूध और शहद की नहरें बहीं, कौन सा खैबर पख्तूनख्वा में जो है आपने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, या उनकी एजुकेशन रेट बेहतर हो गया, हेल्थ सेक्टर में उन्होंने काम किया, या उन्होंने कोई वहाँ पे कोई बहुत सी सड़कों के जाल बिछा दिए, या कोई उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है? कुछ भी नहीं हुआ ना। इनको उसी जो KPK की आवाम है उन्होंने मैंडेट दिया। अब ये वो मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय उन बेचारों को, उन आवाम को सहल, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के बजाय अब ये वफाक के पे दावा बोलने के लिए आ जाते हैं। ये अडयाला के बाहर जो है वो धरना देते हैं। मुझे ये बताएं, एक गरीब शख्स जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा हो या डकैती में उसका गलती से नाम आ गया हो और वो जेल काट रहा है और उसको सज़ा हो गई है, अब उसका ख़ानदान जो है 2000 बंदा लेके ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ के तो जेलों के बाहर बैठ जाएं, तो क्या उसको आप छोड़ देंगे? आप उसकी मुलाकात हो करवा देंगे? कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है, वो बंदे 5000 लेके आपके बाहर बिठा देता है। आपका क्या ख्याल है? रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है, हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो जो है अब लोगों को अपने हाथ में कानून लेने दे। तो ये वही उस अपने आप को भी देखे ना, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, तहरीक इंसाफ इसका ही नाम है ना। तो ये इंसाफ की तहरीक के बानी है। तो कम से कम दूर नहीं तो अडयाला जेल में बंद जो कैदी हैं उनका और अपना प्रोटोकॉल देख लें, उनकी और अपनी अंदर की आसाइशें देख लें। तो अगर तो ये आसाइशों के इंटाइटल्ड भी हो तो वो कभी भी ना लें कि नहीं, यहाँ पे गरीब आम आदमी जो है वो कैद है, मैं भी वही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। गरीब आदमी को वहाँ पे देसी बकरे और मुर्गे नहीं मिल रहे, ना घी मिल रहा है, ना बीट रूट मिल रहा है, ना उनको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है। तो आप ये सोचें कि अपने आप को इत्तेसाब के लिए पेश करना और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना ये हर एक की वो बात नहीं है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी जिनको B क्लास ऑफ़र भी हुई थी, A क्लास ऑफ़र हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जेल में सहूलियात नहीं लेनी, मैं झूठा मुकदमे में आपने मुझे भेजा है, मैं अपनी वक्त गुजारूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। ये होती है खुददारी।
बिल्कुल। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद जब वापस आपने केपी के गवर्नमेंट की, गवर्नेंस की और लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आफ्टर द ब्रेक बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शुमाइला साहबा, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी कहा कि केपी के में जो दहशतगर्द हैं ये चाहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। केपी के जो हालात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की। एक तो उस पर बताइएगा कि उसको बुनियाद बनाकर मुस्तकबिल में गवर्नर राज की तरफ बढ़ा जा सकता है, या फिर जैसे NFC इजलास में केपी के चीफ मिनिस्टर शरीक हुए हैं कि हालात अब बेहतर हो सकते हैं। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उन्होंने इनको मैंडेट दिया है, और ये उस मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय इन्होंने काबीना की तश्कील भी जो है वो जैसे दी वो आपके सामने है। उसके बाद ये धरना देने के लिए यहाँ अड्याला जेल के बाहर बैठे हुए हैं, और ये कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। और पिछले दिनों महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने भी रियासत को, उन्होंने पार्लिमान को जो है वो धमकियां दी हैं कि हम चलने नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये सब चीज़ें छोड़कर ना, जहाँ पे इनको एक पाकिस्तान की एक सूबे की नुमाइंदगी मिली हुई है और अवाम ने इनको मैंडेट दिया हुआ है, ये उस मैंडेट का एहतराम करें और उनकी जो है वो खिदमत करें, जो जहाँ से वोट लेकर आए हुए हैं। अब मामला ये है कि जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब होगी, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, दहशतगर्दी सर उठाएगी, भारत की प्रॉक्सी वार लड़ी जाएगी, अफ़गानिस्तान फितनातुल ख़वारिज सर उठाएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर रियासत या जो हुकूमत है वो मुंह देखती रह जाएगी? क्या वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ये सज़ा तो नहीं है कि उन्होंने इनको वोट किया है, या इनको उन्होंने गलती से जो है वो इक़्तिदार में जो है वो ले आए हैं? उनका कसूर ये नहीं है। तो लिहाजा अगर ये इन्होंने अपने जो अमाल, जिसे मैं कह सकती हूँ, इन्होंने अपनी वो वतीरा ठीक ना किया, तो फिर गवर्नर राज के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम आवाम को जो है वो इनकी बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। उनको वहाँ पे प्रॉपर जो है उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, उनको गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग इतने कैपेबल हों तो ये उधर जाके अपना काम करें, ना कि ये वफाक के ऊपर धावा बोलें। दूसरी बात, जी आप कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात ये है कि हमारा कोई इरादा नहीं है कोई गवर्नर राज का, या कोई इस तरह से हमारी प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर ये लोग अपनी इन चीज़ों को, रियासत को और हुकूमत को ललकारने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो फिर हमारे पास भी एक ऑप्शन मौजूद है। फिर बेहतर है कि फिर हम आवाम की ईज़ को जो है वो देखें। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस महाजराई से बचने के लिए, क्योंकि कल लॉ मिनिस्टर और वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब अडयाला के बाहर हम किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे और आईनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून हरकत में आएगा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेप बैक करना चाहिए और अडयाला के बाहर इस तरह इज्तिमा नहीं करना चाहिए, वरना ज़ाहिर महाजराई और तसादुम की कैफियत मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की तो बात मुझे चले समझ आती है, गवर्नमेंट का मौकफ है और हो सकता है एक सियासी मौकफ हो सकता है जी। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब वाली बात मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, इस वजह से कि पाकिस्तान के आइन में अभी तक और अगर कल को ये तब्दील कर दिया जाए तो हम जो भी मुतल्लिका आइन होगा उसके ताबे होंगे, लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान के आइन में आप पाकिस्तान में कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सियासी बात कर सकते हैं। मैं उस कानून की शिक से या आइन की शिक से नावाकिफ हूँ, शायद मैडम मेरी कम अक्ली को या कम इल्मी को इसमें थोड़ी बेहतरी या इस्लाह कर सकती हैं कि कौन सा वो कानून है या कौन सा आइन है जो मुझे कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं। हम अभी PTI की बात नहीं कर रहे हैं, हम इमरान खान साहब की अडयाला की बात नहीं कर रहे हैं। आपका, मेरा, मैडम का कहीं पे भी दिल करे तो हम कोई भी सियासी बात कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज कि वो आर्टिकल 19 के उस दायरा इख्तियार के अंदर हो जिसमें हम अदालत के खिलाफ बात नहीं कर रहे या रियासत के खिलाफ नहीं कर रहे या तौहीन मजहब नहीं कर रहे या इस तरह की जो 3-4 कतरने हैं उनके अलावा अगर मैं खड़े होके किसी भी पाकिस्तान के चौक चौराहे पे, गली पे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे फलां सियासी लीडर पसंद है, उसकी ये स्ट्रैटेजी है, या मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे दूसरा पसंद है, उसकी ये स्ट्रैटेजी है, तो इसमें तो कतरन नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब अगर वाज़ेह कर देते तो ज्यादा मुनासिब होता है कि वैसे तो सियासी बात भी शायद हो सकती है, अडयाला के बाहर खड़े होके, कहीं पे भी खड़े होके, हाँ वो बात नहीं हो सकती जो आर्टिकल 19 के जुमरे से बाहर हो,
जहां पे जैसे मैंने भी आपसे कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो कोई बात, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, या इस्लामिक प्रोविजन या इस्लाम की ग्लोरी के खिलाफ हो, ये जो आइन में तहरीर शुदा 3, 4, 5 हदूद हैं, उसके अलावा मेरी नाकिस रीडिंग आइन की और कानून की है कि कोई भी सियासी बात कहीं पे भी की जा सकती है। मुझे क्विकली बताइएगा, मेरे पास 1 मिनट है, कि हमें वे फॉरवर्ड क्या है, अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आगे कैसे बढ़े? हम सबको मिलकर साथ चलना होगा। बैरिस्टर साहब, क्विकली मुझे बताइएगा कि हमें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इदारों के लिए पैगाम दीजिएगा। हमारा तो क्या पैगाम है, हमारी तो मिन्नत समाजत ही है, और वो इतनी सी है कि अगर आपकी लड़ाई में दूसरी तरफ या आपके डिसएग्रीमेंट में दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी है, कोई इंडियन नहीं है, कोई अफगानी नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई इजरायली नहीं है, कोई और नहीं है, अगर दूसरी तरफ भी आपके डिसएग्रीमेंट में पाकिस्तानी है कोई शख्स, तो उससे गुफ्तो शनीद से मसला रिजॉल्व करें, लड़ाई से इज्तिनाब करें, इतनी सी गुजारिश। मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नून शुमालिया राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस माहौल में तमाम सियासी जमातों को सब्र, तहम्मुल और फ़हम तफ़हीम से काम लेना होगा, तभी आप आवाम की खिदमत कर सकेंगे और कौम को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।